नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे आपसे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ट्रांसफॉर्मर के लॉसेस। यहाँ से बच्चों जो क्वेश्चन आएगा वो न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, ठीक है। और मान के चलिएगा कि आज की क्लास 2 क्वेश्चन कवर करेगी और वो दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में कन्फर्म आएंगे। मैं आपको इसमें थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल दोनों ही चीज़ें जो हैं वो आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है। बात करें इस ट्रांसफॉर्मर लॉसेस के बारे में, तो आप ट्रांसफॉर्मर के बारे में बेसिक सारी जानकारी ले चुके हैं मेरे से। अब तो इनके न्यूमेरिकल्स वगैरह इन सब के बारे में डिस्कस करना है। तो देखो, ट्रांसफॉर्मर के अंदर प्यारे बच्चों बेसिकली होता क्या है, देखें ध्यान से समझिएगा। यह आपका ट्रांसफॉर्मर है जिसके अंदर कोर होगी और वाइंडिंग होगी। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को समस्या ही नहीं है, कोर और वाइंडिंग। इसके अलावा तो भाई बाकी तो आपने बचाव युक्तियां या कुछ और हैं वो लगा रखी हैं। बाकी ऑपरेशन के लिए, कार्यप्रणाली के लिए जो मेन पार्ट्स हैं ट्रांसफॉर्मर के वो दो ही हैं, एक तो बच्चों कोर और एक है बच्चों वाइंडिंग। तो इस आधार पर आपके ट्रांसफॉर्मर में दो प्रकार की हानियां होती हैं। एक तो कोर किसकी बनी होगी बच्चों, लोहे की, तो लोह हानि, और वाइंडिंग बनी होती है कॉपर की, इसलिए ताम्र हानि। तो मेनली दो प्रकार के लॉस होंगे, एक तो लोह क्षति और एक ताम्र क्षति। तो देखिए, लोह क्षति और एक होगी आपके पास ताम्र क्षति। फिर आयरन लॉसेस भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपके हिस्टैरिसीस लॉस हैं और एक आपके पास एडी करंट लॉस हैं। चलिए बात करते हैं किसको क्या क्या कहा जाता है। तो देखें, आप प्यारे बच्चों मेरे से पढ़ चुके हैं ट्रांसफॉर्मर के अंदर मेन पार्ट्स के अंदर मैंने आपको बताया, ये तो है आपकी ट्रांसफॉर्मर की कोर, ठीक दोस्तों। यहां पर आपने लगा दी वाइंडिंग, कोर पर आप वाइंडिंग स्थापित करते हैं, ठीक है। तो मेनली बात हो गई मेरी कोर के बारे में और वाइंडिंग के बारे में। तो यहां पर आपके ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो है ये दो ही प्रकार के लॉस होते हैं, एक तो वाइंडिंग हानि और दूसरी हो गई आपके पास कोर हानि। अब वाइंडिंग किसकी बनी होती है प्यारे बच्चों, तांबे की, तो ताम्र हानि, और कोर बनी होती है आपकी लोहे की, इसलिए इसको मैंने कह दिया लोह हानि। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते जाइएगा। अब तांबा कॉपर, इसलिए इसको कॉपर लॉस भी कह देते हैं और लोहे को आयरन लॉस भी कह देंगे, ठीक है। अब देखो, वाइंडिंग्स जो है इसी से तो लोड जुड़ा होता है, इसलिए इसको लोड हानि कहते हैं, जबकि इसको नो लोड हानि कहते हैं। अब देखो, लोड का मान परिवर्तित करने पर ये लॉसेस जो हैं ये बदल सकते हैं, इसलिए इनको मैं कहता हूं परिवर्ती हानि या वेरिएबल लॉस या चल हानि। जबकि यहां सुने, इसके अंदर तो कोई परिवर्तन होगा नहीं भाई, कोर के अंदर है, कोर को आपने एक बार बना दिया तो अब उसके अंदर जो लॉस होने वाले हैं वो तो होके रहेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपकी हो गई ये स्थिर हानि। देखो ये वाली तो है बच्चों परिवर्ती हानि, वेरिएबल लॉस है, जबकि ये स्थिर है, कांस्टेंट लॉस है, इनको अचल हानि भी हम लोग कह देते हैं। वाइंडिंग हानि का जो सिंपल सा फॉर्मूला है ये कॉपर के कारण होती है, इसलिए I2R लॉस मैंने इनको कहा। जबकि कोर हानि या आयरन लॉस जो है ये दो प्रकार के होंगे, एक तो हिस्टैरिसीस लॉस जिसको मैंने कहा चुंबकीय शैथिल्य हानि, और एक मैंने कहा एडी करंट लॉस या भंवर धारा हानि। तो ले दे के आपके सामने ये आपके सारे के सारे लॉस हैं। देखो लॉस अलग अलग नहीं है, एक ही लॉस है, वाइंडिंग और कोर, लेकिन वाइंडिंग हानि के ये इतने सारे नाम हैं और कोर हानि के ये इतने सारे नाम हैं। अब आपसे एग्जाम में प्रश्न में कोई सा भी एक नाम दे दिया जाएगा तो कंफ्यूज तो आप अब होगे नहीं, ठीक है। अब एक और बात सुने मेरी, यदि आपका ट्रांसफॉर्मर अधिकतम दक्षता पर कार्य करता है तो आपकी वाइंडिंग हानि और कोर हानि आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ध्यान रखें, ट्रांसफॉर्मर की अधिकतम दक्षता की शर्त होती है कि जो कॉपर लॉस होंगे वो किसके बराबर होंगे प्यारे बच्चों, आयरन लॉस के बराबर। तो ध्यान देवें, नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा है वो यही है कि ट्रांसफॉर्मर की अधिकतम दक्षता की स्थिति में कॉपर लॉस व आयरन लॉस बराबर होते हैं। मतलब वाइंडिंग हानि कोर हानि के बराबर होगी, या यूं कह देगा ताम्र हानि लोह हानि के बराबर होगी, या यूं कह देगा कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर होंगे, या यूं कह देगा लोड हानि बराबर नो लोड हानि, या यूं कह देगा परिवर्ती हानि बराबर स्थिर हानि, या यूं कह देगा वेरिएबल लॉस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट लॉस, या कह देगा चल हानि अचल हानि के बराबर होती है। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफॉर्मर की अधिकतम दक्षता की स्थिति में जो है दोनों ही लॉस बराबर होते हैं। बच्चों इन पर अपन न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और न्यूमेरिकल से पक्का मान के चलिएगा, वो जो मैं क्वेश्चन आज आपको सोल्व करवाने वाला हूं उनसे 100% आपकी परीक्षा में प्रश्न आपको मिलेगा। अब देखो,
सबसे पहले मैं बात करता हूं कॉपर लॉस के बारे में। यार आप जानते हो कि ट्रांसफॉर्मर की जो वाइंडिंग है वो किसकी बनी होगी, कॉपर की बनी होगी। और जब इसमें आप धारा प्रवाहित करते हैं, अब ये देखो वाइंडिंग जो कॉपर के वायर की बनी है तो उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा आर। अब उसके अंदर अगर आपने धारा प्रवाहित कर दी, जैसे कुंडली है, कुंडली का प्रतिरोध है आपका आर, जो वाइंडिंग आपने लगाई है उसका प्रतिरोध है आर, और अगर इसमें धारा आपने आई प्रवाहित कर दी तो जो लॉस उत्पन्न होंगे वो होंगे आई स्क्वायर आर। और ये आई स्क्वायर आर लॉसेस जो होते हैं इसके कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। और एक और बात याद रखिएगा, यदि कॉपर लॉस बहुत ज्यादा हो जाए ना तो ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न होने के कारण आपकी ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग के जलने का भी खतरा रहता है। देखो सीधी सी बात है, हम यहां पर बात करें कि जो आपके यहां पर कॉपर लॉस होने हैं, कॉपर लॉस का फॉर्मूला देखें। कॉपर लॉस का फॉर्मूला तो आप जानते हो आई स्क्वायर आर, लेकिन यहां पर आपके पास दो टाइप के प्रतिरोध हैं, वाइंडिंग दो है तो प्रतिरोध भी दो होंगे। एक तो इसका प्रतिरोध तो ले लिया आपने आरपी, रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी, इसका प्रतिरोध ले लिया आपने रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी। इसके अंदर जो करंट प्रवाहित हो रहा है वो है करंट इन प्राइमरी, जबकि इसके अंदर जो करंट है वो खो जाएगा आपका करंट इन सेकेंडरी। तो आरपी आरएस ये तो इनके प्रतिरोध हैं और आईपी आईएस इनमें धारा है। तो यहां पर जो कॉपर लॉस टोटल हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, पहले तो प्राइमरी साइड का लिख दो, तो आई स्क्वायर आर ये तो हो गई। अब प्राइमरी की बात कर रहा हूं तो पी पी प्लस सेकेंडरी के अंदर बताना है मेरे को तो आई स्क्वायर आर, लेकिन सेकेंडरी की बात हो रही है तो दोनों जगह क्या लगा देंगे, एस एस। तो ध्यान देवें कॉपर लॉस जो होंगे वो होंगे आपके आई स्क्वायर आर। और प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली के रेफरेंस में मैं बात करूं तो यहां तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर पी आर पी, यहाँ हो जाएगा आई एस स्क्वायर आर एस। ठीक है, तो इस तरह से आप टोटल कॉपर लॉस जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे देखें, इसके बाद मैंने आपको दो प्रकार के लॉस और बताए थे। आयरन लॉस के अंदर दो प्रकार थे, एक तो हिस्टेरिसिस और एक एडी करंट। जब आपने मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर हमसे पढ़ा है तो उसके अंदर मैंने आपको अलग से बीएच कर्व के अंदर बताया था हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉस के बारे में। अब चलिए थोड़ा सा फिर डिस्कस कर लेते हैं हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस को, क्योंकि फिर इन पर न्यूमेरिकल्स भी हमें करने। देखो जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो सभी डोमेन एक ही दिशा में आने का प्रयास करते हैं। देखो बीएच कर्व में हमने देखा था कि जैसे ही आपने पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो इसमें चुंबकत्व का गुण आने लगता है। फिर ऐसे धीरे धीरे ये पदार्थ, इस तरह से हमने जो बीएच कर्व बनाया था, बी और एच के मध्य वक्र जो बनाया था, तो वहां से आपने एक चीज देखी थी, ये तो था चुंबकीय संतृप्ति बिंदु, ये गुण आ गया था उसमें अवशेष चुंबकत्व, और ये गुण आ गया था उसमें निग्राहिता। ये बात मैं आपसे पहले कर चुका हूं। तो मैंने क्या कहा, जैसे ही आप किसी भी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो या उस पर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करते हो तो सारे के सारे डोमेन एक दिशा में आने का प्रयास करते हैं। और जब ये सारे के सारे डोमेन्स, जैसे नॉर्मली आप ऐसे देखते हैं कि कोई भी जो पदार्थ होगा उसमें डोमेन जो है वो यादृच्छिक होंगे, किसी भी दिशा में हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप इस पर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित कर देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करते ही क्या होगा, ये सारे के सारे के सारे के सारे के सारे डोमेन एक ही दिशा में आ जाएंगे। मतलब आपका जो पदार्थ है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा बच्चों, चुंबकित हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक ही दिशा में आने का प्रयास करते हैं जिसके कारण इसमें चुंबकत्व का गुण आ जाएगा। भाई सारे के सारे डोमेन एक दिशा में आ गए, इसका मतलब इसके अंदर किसका गुण आ गया, चुंबकत्व का। अब जैसे ही आप चुंबकीय क्षेत्र हटा देते हो फिर भी इसके अंदर कुछ ना कुछ अवशेष चुंबकत्व रह जाता है। तो ये जो चुंबकन और विचुंबकन हो रहा है इसके कारण ऊर्जा की हानि होती है, जिसे मैं कह देता हूं हिस्टेरिसिस लॉस, चुंबकीय शैथिल्य हानि। और अब इन चुंबकीय शैथिल्य हानि के बारे में बात करें, ये हिस्टेरिसिस लॉस के बारे में बात करें कि हिस्टेरिसिस लॉस किस बात पर निर्भर करते हैं, तो फॉर्मूला याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, W हिस्टेरिसिस एन बीटा द पावर 1.6 FTV, जहां नीटा और बीटा तो कांस्टेंट है, F है आपकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, T है आपकी मोटाई और V है आपका आयतन। प्लीज ध्यान दीजिएगा, आवृत्ति, मोटाई और आयतन, कोर की मोटाई, कोर का आयतन। तो देखो यहां पर जब आपने एक बार कोर बना दी बच्चों
तो मोटाई उसकी बदल नहीं सकते, आयतन परिवर्तित नहीं कर सकते, नीटा बीटा वैसे ही कांस्टेंट है। दैट मीन्स जो हिस्टैरिसीस लॉस हैं आपके, जो चुंबकीय शैथिल्य हानि है, वो आवृत्ति के समानुपाती होती है। ध्यान देवें, हिस्टैरिसीस हानियां आवृत्ति के समानुपाती होती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। तो ध्यान देवें, हिस्टैरिसीस हानियां आवृत्ति के समानुपाती होती हैं। अब इन हिस्टैरिसीस के बाद एक और देखा था हमने, एडी करंट लॉस, जिसे मैंने कहा प्यारे बच्चों भंवर धारा हानि। अब दोस्तों डिस्कस करेंगे भंवर धारा हानि के बारे में। तो देखो, मैंने आपको क्या बताया कि जब कोर में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा की दिशा विपरीत होती है, जिससे विद्युत धारा भंवर के रूप में प्रवाहित होती है, जिसके कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये मैंने आपको बीएच कर्व में भी बहुत अच्छे से समझाया, और जब आपको मैंने कोर पढ़ाई ट्रांसफॉर्मर की बनावट के अंतर्गत, तो वहां पर भी मैंने इसको आपको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। मैंने आपको क्या कहा था कि जैसे ही कोर के अंदर आप फ्लक्स का जो प्रवाह होगा उसके कारण, जैसे फ्लक्स के कारण धारा या फ्लक्स इस तरफ है, तो लेंज के नियमानुसार जो प्रेरित धारा होगी उसकी दिशा विपरीत होगी। इसके कारण इसके अंदर देखो, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, तो यहां पर भंवर उत्पन्न हो जाएगा। इस तरह से वृत्ताकार रूप में धारा प्रवाहित होने लगेगी, जो कि कोर से बाहर जा सकती है, और कोर से बाहर जाने के कारण इसमें ऊर्जा की हानि होगी, और ये जो ऊर्जा की हानि होती है ये ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। चलिए, यह आपका एडी करंट लॉस था। अब ये एडी करंट लॉस जो है ये किस बात पर निर्भर करता है, तो इसके लिए फॉर्मूला देखते हैं। एडी करंट लॉस के लिए फॉर्मूला देखेंगे आप लोग, एन बी स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर वी, ये इसका फॉर्मूला है। अभी आपको बताया था नीटा बीटा तो वैसे ही कांस्टेंट है, टी मोटाई है, वी आयतन है, एफ आवृत्ति है। तो देखो यहां पर टी और वी जब कोर आप एक बार बना चुके हो तो ये तो बदलेंगी नहीं, इसकी मोटाई और आयतन तो बदलेगा नहीं। कहने का मतलब एडी करंट लॉस जो है सीधे सीधे ये किस बात पर निर्भर करेंगे प्यारे बच्चों, आवृत्ति के वर्ग पर। ध्यान देवें, एडी करंट लॉस आवृत्ति के वर्ग पर निर्भर करते हैं। अब देखो इनसे रिलेटेड अब अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे। ले दे के आपको जो मैंने बात बताई है वो सुन लीजिएगा, फिर अपन जो है न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखें प्लीज जरा ध्यान से, आपको कह दिया मैंने कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर बेसिकली जो है एक तो आपकी कोर होगी और एक आपकी वाइंडिंग होगी। तो बस इसी बेस पे आपको समझना है। हानियां कितने प्रकार की, दो प्रकार की, एक तो कोर हानि, एक वाइंडिंग हानि। कोर किसकी बनी, लोहे की, इसलिए इसको लोहा हानि या आयरन लॉस कहते हैं। वाइंडिंग किसकी बनी है, कॉपर की, इसलिए इसको कॉपर हानि या कॉपर लॉस या ताम्र हानि कह देते हैं। ये लोड हानि है, जबकि ये नो लोड हानि है। ये लोड हानि जो है ये परिवर्तित हो सकती है, इसलिए इसको चल हानि, परिवर्ती हानि या वेरिएबल लॉस कह देते हैं। जबकि जो कोर में हानि उत्पन्न होती है उसको हम लोग कहते हैं नो लोड हानि, अचल हानि या कांस्टेंट लॉसेस या स्थिर हानि। चलिए अब बात करें। सबसे पहले मैंने ये तो फॉर्मूला आपको बता दिया था कॉपर लॉस के लिए, और एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस के लिए भी हम फॉर्मूलाज देख चुके हैं। अब अपन न्यूमेरिकल्स की बात करें, इन पर जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम में आए हुए हैं इन क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों। चलिए आ जाइए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये वाला, ट्रांसफॉर्मर में तांबे की क्षति किसके कारण उत्पन्न होती है। मतलब पूछ रहा है कॉपर लॉस किसके कारण उत्पन्न होंगे। भैया कॉपर लॉस आवृत्ति के कारण विद्युत की क्षति नहीं भाई, प्रतिरोधन से विद्युत शक्ति, बिल्कुल विद्युत क्षति जो प्रतिरोध के कारण होगी। मैंने आपको कहा था वाइंडिंग का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, और उस प्रतिरोध के कारण जैसे आर प्रतिरोध और आई करंट है, तो ये लॉस हो जाएगा आपका आई स्क्वायर आर लॉस, और इसी के कारण आपका कॉपर लॉस जो है, तांबे की क्षति जो है वो उत्पन्न होती है। ऊष्मा से क्षति नहीं, प्रतिरोधन से जो विद्युत शक्ति होती है, जो तांबे की क्षति होती है, उसके कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। ईएमएफ से विद्युत क्षति नहीं, ये भी नहीं है। तो ट्रांसफॉर्मर में तांबे की क्षति किसके कारण उत्पन्न होती है, सही जवाब हो जाएगा आपका इसका बी, प्रतिरोधन से विद्युत की क्षति। चलिए अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ये भी आपकी टेक हेल्पर एग्जाम के अंदर आया हुआ है, विद्युत विभाग वैकेंसी में आया हुआ क्वेश्चन है, प्लीज देखिएगा। क्या कह रहा है आपको, चुंबक, अच्छा ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ना, ये प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम्स में आए हुए हैं, चाहे वो मेट्रो एग्जाम हो, चाहे वो लोको पायलट की हो, चाहे वो यूपीपीसीएल की हो, चाहे वो टेक हेल्पर की हो। ये कई सारी एग्जाम्स के अंदर जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं को बेसिकली तैयार करके आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। चलिए अब देखें, चुंबकीय चुंबकीय सामग्री में हिस्टैरिसीस हानियां निर्भर करती हैं। चलिए बात करते हैं हिस्टैरिसीस हानियों के बारे में।
हिस्टेरिसिस लॉस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था n बीटा दी पावर 1.6 एफ टी वी। एफ तो क्या था दोस्तों, आवृत्ति, नीटा और बीटा आपके कांस्टेंट थे, टी थी मोटाई और वी था आपका आयतन। अब चलिए अब ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। हिस्टेरिसिस हानियां किस पर निर्भर करती हैं? पहला है हिस्टेरिसिस पास का क्षेत्रफल। बिल्कुल यार, मोटाई आ चुकी है तो क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई इसी तरह से होगा, तो क्षेत्रफल भी इसमें इंक्लूड होगा, मतलब सही जवाब है। क्षेत्र के उत्क्रमण की आवृत्ति, बिल्कुल ये आवृत्ति पर भी डिपेंड करती है, इसलिए बी ऑप्शन भी इसका सही है। फिर देखें, जस्ट अ मोमेंट, बी ऑप्शन भी इसका सही है। फिर देखें, क्या ये आयतन पे भी निर्भर कर रही हैं? बिल्कुल ये आयतन पर भी निर्भर कर रही हैं, इसका मतलब इसके सारे ही जवाब सही हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्पंद ट्रांसफॉर्मर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानकारी होनी चाहिए, स्पंद ट्रांसफॉर्मर जो कि पल्स ट्रांसफॉर्मर होता है, और इस पल्स ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो हम कोर इस्तेमाल करते हैं ये फेराइट कोर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फेराइट कोर जो है ये एक तरह से सिलिकॉन स्टील लाइक होती है। वायु, लोहे और तांबे की कोर, भाई वायु कोर और तांबे की कोर तो वैसे ही नहीं था। अब दो ऑप्शन थे, एक तो लोह कोर और एक फेराइट कोर। अब एक बात बताओ, लोहे की जो कोर आप इस्तेमाल करोगे इसके अंदर आपके हिस्टेरिसिस लॉस हो सकते हैं, इसलिए आप क्या काम में लेंगे बच्चों? फेराइट कोर। तो बेस्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा आपका कि पल्स ट्रांसफॉर्मर के अंदर हम लोग फेराइट कोर का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मर में आवृत्ति में बदलाव के साथ, कॉपर लॉस के बारे में पूछ रहा है, आवृत्ति में बदलाव के साथ तांबे की क्षति बढ़ जाती है, तांबे की क्षति कम हो जाती है, तांबे की क्षति अपरिवर्तित रहती है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो यार, सबसे पहले तो कॉपर लॉस पूछ रहा है, और कॉपर लॉस का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया बच्चों? I²R। इसका मतलब ये तो आवृत्ति पर निर्भर ही नहीं करता, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। और जब ये आवृत्ति पर ही निर्भर नहीं करता तो सीधी सी बात है कि तांबे की क्षति आवृत्ति परिवर्तित के साथ ना तो बढ़ेंगी ना घटेंगी, मतलब वो क्या रहेंगी? नियत रहेंगी। तो तांबे की क्षतियां अपरिवर्तित रहती हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ट्रांसफॉर्मर डैश 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 पर आवृत्ति में परिवर्तन होने पर न्यूनतम प्रभावित होता है, मतलब ऐसे पूछ रहा है कि किस पावर फैक्टर पर ट्रांसफॉर्मर में आवृत्ति में परिवर्तन करने पर वो ज्यादा प्रभावित नहीं होता। तो सीधी सी बात है, जो ट्रांसफॉर्मर है अगर उसका लीडिंग और लेगिंग पावर फैक्टर होगा, लीडिंग और लेगिंग पावर फैक्टर होगा, तो वो आवृत्ति में परिवर्तन के कारण उसमें जो बदलाव होंगे वो होंगे। लेकिन इकाई शक्ति गुणांक को मतलब उसकी पावर जो है उसमें बिल्कुल लॉसेज नहीं होंगे, एक तरह से वो आइडियल ट्रांसफॉर्मर की तरह काम करेगा, और आइडियल ट्रांसफॉर्मर जो है उसमें आवृत्ति में परिवर्तन होने पर ये न्यूनतम प्रभावित होगा। तो यहां सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? इकाई शक्ति गुणांक। तो ध्यान दीजिएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका इकाई शक्ति गुणांक, यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर। और याद रखो, यूनिटी पावर फैक्टर की स्थिति में कोई भी जो मशीन है आपकी वो आइडियल केसेस की तरह व्यवहार करती है, और आइडियली किसी भी चीज के अंदर कोई विशेष परिवर्तन नहीं होते हैं। चलो भाई अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं, देखते जाइए। ट्रांसफॉर्मर में कौन सी क्षति भार के अनुसार अधिक बदलती है? भार मीन्स लोड, कि अगर आप लोड में परिवर्तन कर दें तो कौन सी क्षति सबसे ज्यादा बदलती है? तो देखो यार, लोड पर भाई दो प्रकार की हानि बताइए, एक तो कॉपर लॉस, आयरन लॉस। कॉपर लॉस को मैंने कहा लोड हानि, और आयरन लॉस को कहा मैंने नो लोड हानि। तो एक बात यहां पर देखें यार प्यारे बच्चों, आयरन लॉस के तो दो प्रकार थे, एक तो हिस्टेरिसिस और एक आपका एडी करंट लॉस। तो हिस्टेरिसिस, एडी करंट लॉस और आयरन, एक तरह से कोर ही तो होती है आपकी आयरन की बनी हुई, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहां पर जो लोड में परिवर्तन होगा, तो लोड में परिवर्तन होने पर कौन से लॉस परिवर्तित होंगे? सबसे ज्यादा बदलाव कौन से लॉसेज में होगा? कॉपर लॉस में होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है कॉपर लॉस।
चलो प्यारे बच्चों, ये भी अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस हैं। प्लीज देखिएगा और सोल्व कीजिएगा। किसी ट्रांसफॉर्मर में आवृत्ति को दुगना कर देने पर हिस्टेरिसिस व एडी करंट लॉस क्रमशः हो जाएंगे। मतलब आपको पूछ ऐसे रहा है ना, कि आप फ्रीक्वेंसी को डबल कर रहे हो, आवृत्ति को दुगना कर रहे हो, और आपसे पूछा जा रहा है कि हिस्टेरिसिस व एडी करंट लॉस क्रमशः कितने हो जाएंगे। तो चलिए आप समझिएगा, सोल्व करते हैं यार। हिस्टेरिसिस लॉस के बारे में मैंने क्या बताया कि ये तो आवृत्ति पर निर्भर करते हैं, जबकि एडी करंट लॉस के बारे में मैंने बताया कि ये आवृत्ति के वर्ग पर निर्भर करते हैं। बोलो बताया कि नहीं। अब देखो यार, सीधी सी बात है, यहां समझना, आवृत्ति को कितना कर रहा भैया, दुगुना। तो यहां पर तो f की जगह 2 करो, तो 2 जैसे ही लिखोगे तो ये तो कितनी हो जाएंगी आपकी, 2 गुना। जबकि यहां पर जैसे ही आप 2 का स्क्वायर करोगे तो एडी करंट लॉस हो जाएंगे आपका 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4 गुना। तो हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉस क्रमशः, हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉस क्रमशः हो जाएंगे 2 गुना व 4 गुना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके गाइस, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये है, अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, चूंकि मेरे पैनल में अभी 15 स्लाइड ही एक साथ लगती हैं, तो इसलिए इसका या तो मैं पार्ट 2 करके कर दूंगा, या इसी वीडियो के साथ उस अगली स्लाइड्स को जो है वो कनेक्ट कर दिया जाएगा। अब इधर देखें, यदि किसी ट्रांसफॉर्मर की आवृत्ति बढ़ा दी जाए तो कौन सी हानि सर्वाधिक होगी। मतलब ऐसे कह रहा है कि आवृत्ति बढ़ा दोगे तो सबसे ज्यादा कौन सी हानि परिवर्तित होगी। देखो यार, कॉपर लॉस तो आवृत्ति पर निर्भर ही नहीं करते, ठीक है। इसका मतलब या तो हिस्टेरिसिस लॉस या एडी करंट लॉस, इन दोनों में से कोई एक ज्यादा बढ़ेगा। आप जानते हो कि हिस्टेरिसिस लॉस जो है वो तो आवृत्ति पर निर्भर करते हैं, जबकि एडी करंट लॉस जो है वो आवृत्ति के वर्ग पर निर्भर करते हैं। तो आप यहां पर एक चीज देखो यार, आवृत्ति बढ़ा दोगे तो सबसे ज्यादा कौन से लॉस बढ़ेंगे। जैसे आवृत्ति को 2 गुना किया तो हिस्टेरिसिस लॉस तो 2 गुना, लेकिन अगर आवृत्ति को 2 गुना करोगे तो एडी करंट लॉस कितना गुना, 4 गुना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एडी करंट लॉस, ठीक है जी। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो कुल मिला के ये कुछ क्वेश्चन अपन ने किए। अब यहां पर अब अपन क्या बात करेंगे कि कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स और आते हैं, जैसे किसी दिए गए लोड पर आपको कॉपर लॉस पूछ लेता है। जैसे यूं कहेगा कि फुल लोड कॉपर लॉस इतने हैं, तो बताओ 1/3 लोड पर कितने होंगे, आधे लोड पे कितने होंगे, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। साथ ही फिर आपको कोई दक्षता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, कोई फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इनकी बात अभी करेंगे, ठीक है। तो यह आपका या तो पार्ट 2 में या इसी के साथ कंटिन्यू में, ठीक है गाइस। चलिए अगली स्लाइड्स पे वेट करते हैं।